थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एला। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और क्या चल रहा है इन दिनों लाइफ में? सर यू नो सब कुछ चल रहा है। मेरा शो चल रहा है, उसका प्रमोशन चल रहा है, बाय गॉड्स ग्रेस सोशल मीडिया पे काम भी चल रहा है, फैमिली इज़ ऑल्सो ग्रेट, माई रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो सब चल रहा है लाइफ में। कभी सोचा था कि लाइफ इतनी परफेक्ट जा रही होगी, सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा होगा, जो चाहिए होगा वो मिलेगा? ऑनेस्टली यस। पता है, मैं तो मतलब आई वॉज वेरी ऐसा विजनरी एंड आई वॉज लाइक आई वॉन्ट अ ग्रैंड लाइफ, बिग थिंग्स विल हैपन फॉर मी। बट जितना लकीली और जितनी जल्दी सब कुछ हो गया है, दैट इज़ द पार्ट दैट शॉक्स मी। बट आई थिंक गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड टू मी। अब कैसी लगती है लाइफ आपको, अगर आपके नज़रिए की अगर मैं बात करूँ तो, जब पीछे मुड़ कर देखते हो, जब एक जर्नी रही आपकी, एक संघर्ष रहे हैं आपकी लाइफ में, और काफ़ी अप्स एंड डाउन एंड हाई एंड लोज को मिलाकर आज एला यहाँ पर खड़ी हुई है और बड़ी मुश्किल से ये सक्सेस मिली हुई है, अगर कहे तो क्या याद आता है अगर पुराने दिनों की अगर मैं बात कहूँ तो? सर जेन्युइनली इट फील्स लाइक बहुत अलग अलग लाइफ टाइम्स ही चल रहे हैं। लाइक इफ़ आई रिमेंबर माई पास्ट, मुझे ऐसा नहीं लगता है वो मेरा पास्ट है, मुझे लगता है वो कोई और ही लाइफ थी। इवन मतलब कुछ महीने पहले अगर आप मेरे से पूछोगे तो, और अब मेरी जो लाइफ है उसमें जो फ़र्क है, इट्स लाइक अ डिफरेंट लाइफ टाइम। तो मेरे को तो फुली आई हैव टू सिट डाउन एंड जर्नल, ताकि मुझे याद भी रहे कि कितनी चीज़ें हो रही हैं, कितनी प्रोग्रेस हो रही है। बट इन ऑल ऑनेस्टी आई नाउ रियलाइज़, जो बड़े बूढ़े कह के गए थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आई थिंक इवन जो बुरी चीज़ें हुई, आई थिंक आई वॉज एबल टू टर्न दैम इनटू लेसन्स, जो मुझे आज तक इन माई फील्ड ऑफ वर्क या फिर इन माई पर्सनल लाइफ काम आते हैं। तो आई हैव नो पेन और रिमोर्स ऑफ द पास्ट। उस वक्त जब लोग आपके ऊपर डाउट दिखाते हैं, आपके ऊपर सवाल उठाते हैं और आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, और जब आपका नाम बन जाता है, आप फेमस हो जाते हो, आप पॉपुलर हो जाते हो, आपके पास में वो सब कुछ है जो आप लाइफ में चाहते थे, लाइफ से चाहते थे, अब उनका नज़रिया क्या होता है एला के प्रति? कैसे आते हैं, कैसे मिलते हैं वो? ऑफ कोर्स बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ों में बदल जाता है। बट व्हाट आई हैव सीन, जो आपका एक बहुत क्लोज निट सर्कल होता है ना, मेरे लिए दैट इज़ माई इमीडिएट फैमिली। लाइक मेरे फ्रेंड्स भी, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ माई कज़न। तो हमारी फैमिली इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट सर। वी आर वेरी कैसे बताएं, लाइक जैसे मूवीज़ में फैमिली होती है ना, वेयर लव इज़ द अंडरलाइंग और सब हंसी मजाक प्यार में रहते हैं, तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा वैसी है। तो अगर मैं उन लोगों की नेचर की बात करूँ, नथिंग हैज़ चेंज्ड। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई गालियाँ पड़ती थी और अब मुझे बहुत प्यार मिलने लग गया है। सिर्फ जो फ़र्क मैंने देखा है, आई थिंक मैंने मेरे माँ बाप की आंखों में कॉन्फिडेंस देखा है। क्योंकि जब आपका बच्चा, जिसने 6th 7th 8th क्लास में अभी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, वो कह रहा है कि मैं ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जो मेरे माँ बाप के नज़रिए में है कि ये तो लाइफ ख़त्म करने निकल गया है अपनी, तो ऑफ कोर्स वो डरते हैं। तो द ओनली थिंग दैट हैज़ चेंज्ड इन माई क्लोज सर्कल इज़ उन लोगों की आंखों से डर चला गया है मेरे फ्यूचर को लेकर। एंड ऑफ कोर्स जो रिलेटिव्स और थोड़े दूर वाले रिश्तेदार होते हैं, वो तो ऐसी होती है दुनिया सर, लाइक आई थिंक यू आर ऑन द इंटरनेट नाउ, तो बहुत लोग आपको भी अलग से ट्रीट करते होंगे, एंड देन व्हाट कैन यू डू, इट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। वो आंटी क्या बोलती हैं जिनके घर पे जाने वाली थी आप लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के पहले? उन्होंने तो बोला था कि ओह तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी लड़की नहीं लगोगे। लेकिन अब वो कहती हैं कि मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है, अगर आप उसके लिए मॉडल बन जाएं तो तो वही है, दुनिया तो बदल जाती है। मतलब रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। एग्जैक्टली, एकता कपूर वाज ऑन टू समथिंग। एला की अगर बात कहूँ तो कैसा था उनका चाइल्डहुड, कैसा था उनका बचपन? नॉर्मल था या बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल था, या लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल बना दिया था आपके लिए? आई लव दिस क्वेश्चन। ये लास्ट लाइन आपने इतनी प्यारी बोली है, बिकॉज अगर देखिए, मैं बहुत टाइम से अपनी जर्नी इंटरनेट पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बार मैंने भी यही बोला है कि बहुत ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, बहुत बुरी चीज़ें थी। बट एक्चुअली अगर मैं देखने बैठूँ तो मेरा बचपन इतना डुअलिटी से भरा हुआ था। जो हाईज थे वो इतने हाई थे, इतने सपोर्टिव, इतने इन्वॉल्व्ड, इतने इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स। बट जो क्लासमेट्स थे, जो स्कूलमेट्स थे, वो इक्वली उतने ही अब्यूसिव या उतने ही बड़े बुलीज और उतने ही डिसरिस्पेक्टफुल। एंड कुछ जो टीचर्स थी वो इतनी पर्सनली इन्वॉल्व थी मेरी ग्रोथ में, और कुछ टीचर्स थी जो मतलब स्टूडेंट्स को बढ़ावा देती थी मेरे टांग खींचने में। तो आई थिंक माई मतलब टीचर्स चाइल्डहुड, बढ़ावा दे रहे हैं स्टूडेंट्स को कि परेशान करो? ऑफ कोर्स
चीज़ें होती है ना, अब उनको भी नहीं पता। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही थी उस वक्त? नहीं ये तो आपको करके निकल के एंड देन व्हेन यू रिफ्लेक्ट आपको समझ आता है। इन द मोमेंट तो आपको सिर्फ दर्द होता है। तब क्या फील करता था तब का देव, Yeah. जब चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में और आप रोज़ उसी जगह पे जा रहे हो, रोज़ उन्हीं लोगों से मिल रहे हो और किसी से अपना दुख बता नहीं पा रहे हो, अपनी बात को बयां नहीं कर पा रहे हो, तब क्या चलता था अंदर ही अंदर? आई थिंक जो चलता भी था, मेरे पास सोचने का टाइम नहीं होता था। मैं सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया है उससे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ब्रिलियंट कर देते हैं। तो अगर ये हंसते हैं तो इनसे तालियां भी बजवाओ, स्टेज पे जाओ, कॉम्पिटिशन्स करो, स्पीचेस करो, डिबेट्स करो। और अगर बड़े तुम्हें नहीं तुम्हारे शौक के सपोर्ट करते हैं तो तुम अच्छे बच्चे बनो, झूठ मत बोलो, कभी शरारतें मत करो। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वो फेज़ ऑफ माई लाइफ में मैं ओवर कॉम्पनसेट करती थी कि चलो कोई बात नहीं, ये समाज ने मुझे बोला है मेरे में कमियां हैं, या ये मेरे शौक गलत हैं, तो जहाँ मैं कर सकती हूँ नंबर लाकर, ट्रॉफी लाकर, शांत अच्छा बच्चा बनकर बैठकर, आई थिंक उस टाइम मैं ओवर कॉम्पनसेट करने में बहुत ज़्यादा फोकस थी। एंड मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ एक पर्टिकुलर ऐसा केस था। आई थिंक हर किसी की क्लास में कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो सिर्फ एकेडमिक्स में बहुत ब्राइट नहीं होगा, और टीचर्स ऐसा बोल देते हैं कि क्लास इनसे बात नहीं करनी, या इनको ऐसे बोलना है, इनके मार्क्स कम आए हैं, या फिर टीचर ऐसे मार्क्स बता रही है कि इसके तो बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो आई डोंट थिंक सिर्फ LGBT बच्चों या ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ ये चीज़ है जो टीचर्स कभी कभी अनजाने में कर जाते हैं। आई थिंक उनको भी जिस तरीके से समझ आता है कि मे बी इसको एज अ लेसन हम ये सिखा देंगे, मे बी अगर इसको इनफ धुतकार दिया जाएगा तो ये गलत शौक छोड़ देंगे, तो फिर ही विल मैन अप, यू नो। मे बी हिज फ्रेंड्स, अगर हम फ्रेंड्स के थ्रू इस तक मैसेज पहुंचाएं तो वो सीरियसली लेगा, क्योंकि होता है ना, आप हम उम्र लोगों को ज़्यादा समझते हो। जो मेरी फैमिली में भी हुआ, माई पेरेंट्स थॉट कि अगर मेरे भाई मुझे बैठ के समझाएंगे तो मे बी मैं समझ जाऊँ, कि मम्मी पापा तो चलो दूसरी जनरेशन हो गई, ये क्या समझेंगे, लेकिन अपने भाइयों के मुंह से सुनकर अलग फ़र्क पड़ेगा। तो उस वे में आई थिंक टीचर्स भी वही चाहते थे कि पियर्स के थ्रू मे बी हम कुछ फ़र्क पहुँचा पाएँ। और ये कब तक चलता रहा आपके साथ में? As long as I can remember, school it was on and off, but वही है, I think जिस टाइम पे मेरी स्कूलिंग चल रही थी, 377 भी हटा, तो उस टाइम पे लोग थोड़ा अवेयर होने लगे थे। मेरा स्कूल एक्चुअली MEA एम्बेसी हाउसिंग के सामने ही था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर की कंट्रीज़ में रह चुके थे, जो थोड़े सेंसिटाइज थे, वो भी थे स्कूल में। तो मेरे 2-3 लोग थे जिनसे मैं आराम से बात करती थी, एंड आई फील लाइक विद एज लोग मेच्योर हो गए। आई थिंक आफ्टर 10th थोड़ा बेटर हुआ, बट 10th से पहले आई थिंक यंग बॉयज़ जो होता है वो होता है। कौन सा फेज सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था आपके लिए, जो आपको लगता हो यार कि ये वाला दौरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था? हाँ, ये वाला वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे बचपन का। एक्चुअली बचपन का दौर इज़ एक्चुअली सो वियर्ड सर। जो सबसे मुश्किल फेज़ था ना, वो था जब मुझे सब मिल गया जो मुझे चाहिए था। बिकॉज जब आप उस रेस में होते हो ना कि मुझे सबसे लड़ना है, मुझे मेरा जेंडर डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाना है, मुझे मेरी दवाइयाँ शुरू करनी है, तो जैसे वो घोड़ों पे ऐसे ब्लाइंड्स होते हैं ना, आप वैसे होते हो। आपको सिर्फ जेंडर दिख रहा होता है और आप भाग रहे होते हो, और इधर से कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, इधर से कोई आपको ताने मार रहा है, इधर से कोई आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे छीन रहा है, पर आपका नज़र नहीं पड़ती क्योंकि आपको अपनी ट्रांजिशन करनी है। लेकिन जब ट्रांजिशन हो गई, हम पहुंच गए, रेस ख़त्म हो गई, तब ये उतार के मैंने देखा कि यहाँ पे इतने सारे निशान, इतना सारा ट्रॉमा, इतनी सारी बुलिंग है। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है कि यार इस रेस में जितनी चोट लगी, मेरे पास भागते टाइम उसको ध्यान रखने का टाइम नहीं था। एंड अब जब आई हैव कम आउट विक्टोरियस, तब ये सब मुझे ठीक करना पड़ेगा। जो जितनी बातें सुनी हैं उनका मुझ पे क्या फ़र्क पड़ा है, कितना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रॉमा है, सब कुछ जीतने के बाद भी पेन प्रोसेस करना पड़ेगा। दैट वाज अ रियली टफ पिल टू स्वॉलो। सो इट वाज एक्चुअली व्हेन आई गॉट एवरीथिंग आई वांटेड। एला, कोई ऐसा ट्रॉमा जो आज भी आपको दुख देता हो या आपको बुरा लगता हो, जिसको याद करके आज भी आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आता हो? नहीं, ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं है जिससे मुझे आज भी बुरा लगता हो। ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे दिमाग में आज भी चलता हो। अब मेरे दिमाग में अगर कोई स्ट्रेस है तो वो बाय गॉड्स ग्रेस वो स्ट्रेस है जो मैंने चूज़ किया है। मतलब मेरे काम का स्ट्रेस, काम की टेंशन, डेडलाइंस मीट करना, ब्रांड्स को उनकी वीडियोस देना,
एंड वही है, आई थिंक लाइफ की सबसे बड़ी लग्जरी ही यही है कि आपकी प्रॉब्लम्स वो हो जो आपने चूज़ करी है. सो नाउ आई सफ़र ओनली विद माई वर्क एंड आई सक्सीड ऑल्सो ओनली इन माई वर्क. कोई ट्रॉमा नहीं है. ओके, तब की देव की अगर मैं बात कहूँ तो जो आज का कोई देव आज इस इंटरव्यू को देख रहा है और जो आपसे रिलेट कर रहा हो, जिसके लिए ज़िंदगी शायद उतनी इजी ना हो जितना बाकी बच्चों के लिए होती है, जितना बाकी लोगों के लिए होती है, और शायद उसकी भी लाइफ को अब नॉर्मल बनाया जा रहा हो, आपकी तरफ से उनको क्या एडवाइस होगी? कब आपको लगा कि यार कि अब कहीं ना कहीं मुझे अपनी सच्चाई लोगों को बतानी पड़ेगी और अब मैं उस तरह से जी सकती हूँ जैसे मैं जीना चाहती हूँ, अब कहीं ना कहीं मुझे अपनी रियलिटी लोगों तक पहुँचानी है? आई थिंक जब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो कैसे, थोड़ा बताओ, क्या ऑप्शन नहीं बचा? सर, व्हेन यू आर लिविंग इन द रॉन्ग जेंडर, वो बहुत दम घुटता है उस वाली लाइफ में. इट्स लाइक पानी के सरफेस के नीचे होना. एंड 10-20-30 सेकंड 1 मिनट तक मैं सांस रोक लूँगी, बट उसके बाद एट सम पॉइंट एज अ रिफ्लेक्स आपको बाहर आना पड़ेगा. तो जो जेंडर है, आपका शरीर है, आपका लिंग है, यू टेक इट एवरीवेयर. तो अगर मैं स्टेज पे भी जाती हूँ तो मैं यही बॉडी लेके जाती हूँ. अगर मैं मीटिंग्स में जाती हूँ तो भी यही बॉडी लेकर जाती हूँ. अगर मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ तो मेरे पार्टनर के साथ भी मैं यही बॉडी शेयर करती हूँ. और अगर वो बॉडी से मैं एक नहीं फील कर रही हूँ, दैट मीन्स मेरी लाइफ का हर एस्पेक्ट सफ़र कर रहा है. तो जैसा कि मैंने बताया, बचपन में मेरा एस्केप हुआ करता था. को करिकुलर्स, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, स्पीचेस, डिबेट्स. तो जब मैंने देखा कि मेरे जेंडर और डिस्फोरिया की वजह से मैं उन चीज़ों में भी पिछड़ती जा रही हूँ, मतलब मेरी लाइफ में जो एक ऐसे रे ऑफ लाइट थी, अगर वो भी डिम हो रही है तो फिर सांस लेने आना पड़ता है. एंड दैट वाज अराउंड 13-14 ईयर्स ओल्ड एंड आई टोल्ड माई मॉम कि देखो ऐसा ऐसा है एंड आई फील लाइक अब नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में. सो हमेशा से आपको कंटेंट क्रिएशन और एक्टिंग में ही आना था ना? नहीं, हमेशा से नहीं, बट मुझे हमेशा मैं आर्ट्स के आसपास थी. तो स्कूल में वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट से शुरू हुआ, फिर थिएटर, स्टेज पे करना, फिर मेरी जो स्कूल में फ्रेंड्स थी उनके हेयर स्टाइलिंग करना, उनका मेकअप करना, उनकी फ़ोटोग्राफी करना, उनकी वीडियोज़ और फोटोज़ एडिट करना, एंड देन इवेंचुअली बिहाइंड द कैमरा से फ्रंट ऑफ द लेंस. वो इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल जर्नी, बट मेरा इंक्लिनेशन हमेशा टुवर्ड्स द आर्ट्स एंड द क्रिएटिव फील्ड्स रहा है. ओके, कैसे शुरुआत होती है इन्फ्लुएंसिंग की और सोशल मीडिया की, और कि अब आया जाए यहाँ पे भी लोगों तक अपना टैलेंट को पहुँचाया जाए? मुझे एक्चुअली मन तो बहुत टाइम से था, क्योंकि उस टाइम पे मैं मेकअप किया करती थी. तो मुझे मेकअप करने का और वो दिखाने का बहुत मन करता था, बट उस टाइम मेरे को शर्म आती थी. फिर आया लॉकडाउन, और लॉकडाउन में मुझे ऐसा हुआ कि अगर मैंने ये फ़ोटो डाली तो अगले दिन मुझे स्कूल जाके किसी से इसके बारे में सुनना नहीं पड़ेगा. तो आप डालोगे और आप घर में ही ये रहोगे. बड़ा प्रेशर था आपके ऊपर? हाँ. कि किसी ने आपके ऊपर कोई कमेंट कर दिया, किसी ने आपके बारे में कुछ कह कमेंट भी दिया? नहीं, सामने से कमेंट तो चलो क्या है, फ़ोन बंद करते हैं, कमेंट गायब हो जाता है. Okay. बट इट वाज लाइक, अगर मैं फ़ोटो डाल के अगले दिन स्कूल गई, फिर स्कूल में किसी ने वो फ़ोटो देखी होगी, फिर वो मुझे बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हो. तो जब वो वाला डर हटा के अब तो देखो घर में ही रहना है इतने महीनों से, व्हाट डू आई हैव टू लूज़, तब मैंने मेरी पहली फ़ोटो डाली थी ऐसे मेकअप, ब्लू आई शैडो लगा के एक फ़ोटो डाली थी. वो वाला क्या इंसिडेंट था जहाँ पे किसी लड़के ने आपके साथ में जब उस वक्त बदतमीजी कर दी थी? आई थिंक लड़के पैदाइश ही थोड़े बदतमीज़ किस्म के प्राणी होते हैं, स्पेशली यंग जवान लड़के. तो बहुत चीज़ें होती थी. अगर मैं वॉशरूम जा रही हूँ तो मैं क्यूबिकल जाती थी, मैं यूरिनल्स में कंफर्टेबल नहीं थी, तो मेरे क्यूबिकल पे जान के नॉक करना, लॉक्स तोड़ देना ताकि मैं अंदर से लॉक ना कर पाऊँ, और तानेबाजी और वो सब तो गॉन, लॉन्ग गॉन. मतलब इस लेवल की आपने बुलिंग सही है? और मुझे भी पता है, अब समझ आता है कि कितनी गलत चीज़ें थी, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट है. जब वो रियलिटी थी तो सिर्फ वही रियलिटी थी, कुछ कंपेयर करने को नहीं था. लेकिन उस लाइफ से अब मैं इस लाइफ में हूँ जहाँ पे मैं जाती हूँ, यस मैम, हेलो मैम, बिग फैन मैम, फोटो मैम. तो अब मेरे पास 2 लाइव्स है कंपेयर करने को, और जब कंपेयर करने को होता है तो आपको उधर की कमियां ज़्यादा दिखती हैं. तो अब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि यार बहुत ही बुरा टाइम था, लेकिन तब पता ही वही था और कुछ था ही नहीं, तो आप फील कैसे करोगे कि कुछ बुरा है. फिर जब उस वक्त दोस्त हुआ करते थे आपके और उनसे बताया करते थे आप
कि मेरे साथ में किसी ने ये किया हुआ है, मुझसे किसी ने ये बोला है? कैसे डील करते थे आप उस वक्त? अपनी बातें शेयर करने वाला कौन हुआ करता था उस वक्त? आई डोंट थिंक हम इतनी ज़्यादा बातें करते थे। आई थिंक मेरे दोस्तों में मैं उनकी बातें सुन के उनको सोल्यूशन, जो एक दोस्त होता है ना जो थोड़ा वाइज, थोड़ा मैच्योर वाला दोस्त, तो वो अपने बॉयफ्रेंड्स की प्रॉब्लम, अपने घरों की प्रॉब्लम मेरे पास ले लेके आती थी और मैं एडवाइस देती थी कि अच्छा तुम उनसे ऐसे बात कर लो, तुम उनसे ऐसे बात कर लो। मेरा शेयर करने वाला सच आई डोंट थिंक मुझे नीड भी फील हुई। बहुत लेट इन लाइफ मुझे फील हुआ जब मुझे पता चला कि मे बी ये चीज़ें दिमाग में घर कर गई हैं और उनसे कहीं ना कहीं एक वज़न है आप पे, यू नो, एक ट्रॉमा है आपके दिमाग में। तब मैं बैठ के अपने काउंसलर से मैंने बहुत बातें करी, बट ग्रोइंग अप मैंने किसी से इतनी बातें करी नहीं और मुझे सच कमी भी फील नहीं हुई। लव लेटर दिया करते थे या लव लेटर मिला करते थे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। दिया करते थे अब मेरी जो इतनी खूबसूरत सहेलियां होती थी, तो मैं उनकी दोस्त थी, तो जो जिन लड़कों को वो पसंद होते थे वो मेरे थ्रू कि प्लीज़ उनको ये बोल देना, उन तक ये पहुंचा देना। तो मैं आई वॉज नॉट राइटिंग और रिसीविंग लेटर्स, आई वॉज द पोस्टमैन। फ़ायदा उठाने वाले कितने मिलते हैं इस बीच के दौरान, जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, आपको गलत गाइडेंस देते हैं और बोलते हैं आपसे यार कि ये तुम्हारे लिए बेटर है, ये तुम्हारे लिए, मतलब गलत को सही कहना और सही को गलत कहना? ऐसे लोग कितने मिले हैं अलग? बहुत मिले हैं, बट मैं गलत से ज़्यादा उन्हें नॉट एज एन इंसल्ट, बट मैं उन्हें अनपढ़ कहूँगी। बाय चॉइस और बाय सर्कमस्टांसेस बहुत लोग इलिटरेट हैं अबाउट द ट्रांसजेंडर टॉपिक। इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स, इवन जो टीचर्स हैं, इवन जो साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत सारे हैवंट स्टडीड इनफ अबाउट ट्रांसजेंडर पीपल। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे तरीके के लोगों के बारे में बहुत मिले, हर फील्ड में मिले, हर जेंडर के मिले। तो ऐसा कुछ मतलब थे, लोग थे और घर वाले भी थे, घर वालों को भी वही था, नहीं पता था तो वो डरते थे, जब पता लगा तो समझ गए। जिस तरह से जब पहली बार आपने मम्मी को बताया तो मम्मी आपको पहले डॉक्टर के पास में लेकर गई। हाँ, फंक्शंस पे वो ऐसा होता था कि अगर या तो मत ही जाओ या जाना है तो बाल कटवा के जाओ या ऐसे कपड़े मत पहन के जाओ, लड़कों वाले कपड़े पहन के जाओ। अगेन ये मम्मी बोला करते थे कि पापा बोला करते थे? आई थिंक मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि आई थिंक ये दोनों ही मीटिंग कर करके ना कभी कभी मम्मी के थ्रू पापा बुलवाते थे, कभी पापा के थ्रू मम्मी बुलवाती थी, ये दोनों आपस में। बिकॉज आई थिंक पेरेंट्स का भी ना ये डायनामिक होता है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नॉर्मल आपके साथ में कौन हुआ करता था जो आपकी बात को समझ रहा है, पापा या मम्मी? और कैसे वो आपके साथ में डील किया करते थे उस वक्त? अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा नॉर्मल कौन हुआ करता था, तो मैं कहूँगी पापा। बट ये पापा cool थे पॉजिटिव एकदम? चीज़ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पापा कूल नहीं थे, पापा ब्लाइंड थे। पापा ऐसा दिखाते थे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैं पापा को जाके बोल भी रही हूँ, मान लो कि अच्छा ऐसे ऐसे हो गया है, अच्छा ठीक है चाय ले आओ तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये इंसान बड़ा कूल है, बड़ा नॉर्मल है, बट एक्चुअली वो डिनायल में थे। और सबसे ज़्यादा हाइपर जो थे वो मेरी मम्मी थी, बट दैट्स बिकॉज वो चीज़ें प्रेजेंट में फील कर रही थी। तो आई थिंक हर टाइम नॉर्मल होना या काम होना आइडियल सिचुएशन नहीं होती। किसको मनाना बहुत ज़्यादा इजी था आपके लिए, पापा को, मम्मी को? आई डोंट थिंक दोनों में से किसी को भी, क्योंकि कैसे बताऊँ, मनाना से ज़्यादा संभालना मुश्किल था। मनाने की तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप तब तक ही अगेंस्ट थे जब तक उनको लगता था ये मेरे लिए गलत है। क्योंकि जिस तरीके के मेरे पेरेंट्स हैं, अगेन आई एम वेरी लकी। अब अगर उनको पता है कि ये चीज़ उनके बच्चे के लिए सही है तो वो सबसे लड़ जाएंगे और वो सबसे लड़े हैं। लेकिन अगर उनके मन में वो सोचते हैं ये गलत है मेरे बच्चे के लिए, ये सेफ़ नहीं है मेरे बच्चे के लिए, तो वो अगेंस्ट रहेंगे। तो मनाना मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं उनसे कोई ज़िद नहीं कर रही थी। समझाना प्रॉब्लम थी, और उन लोगों को शांत करना और उन लोगों को रिलैक्स करवाना कि नहीं, ये इसके बाद मेरी लाइफ ख़त्म नहीं होगी, इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि मुझे कभी कोई जॉब ना मिले या कुछ ना मिले, मैं देख लूँगी। तो उनको वो सपोर्ट करना दोनों के लिए इक्वली मुश्किल था। डॉक्टर से जब मिला करते थे तब क्या बोला करते थे आप, और वो क्या बोलते थे आपको? अलग अलग ही था। कुछ डॉक्टर्स को तो खुद ही नहीं मालूम था, जो मैं आई डोंट थिंक उनकी कोई गलती है, उन्होंने भी कहीं से सीखा है जहाँ से उनको नहीं सिखाया गया है। सो आई थिंक ये एक लार्जर इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। बट दैट बीइंग सेड,
बहुत डॉक्टर्स ऐसे थे जो सोचते थे कि लाइक नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं होता है, आप ऐसे मत करो। कुछ डॉक्टर्स थे जो बड़ा इमोशनल अप्रोच ले लेते थे, जो मुझे आके कहते थे कि अरे तुम्हारे मम्मी पापा को इतना बुरा लग रहा है, ऐसे मत करो ना, ऐसे मत करो ना, और बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें। बट देन एट सम पॉइंट एक डॉक्टर थे जिन्हें मतलब वो आपको समझाया करते थे, हाँ, दे थॉट इट वाज दवाई लाइक देने की जगह वो आपको काउंसलिंग दे रहे हैं वहाँ पे। हाँ, दे वर लाइक प्लीज़ सुधर जाओ प्लीज़ तुम्हारे मम्मी पापा को थोड़ी शांति दो। बट एट सम पॉइंट एक डॉक्टर थे जिन्होंने हमें पॉइंट किया कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, काउंसलर के पास जाइए, साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए, क्योंकि ये बॉडीली एलिमेंट नहीं है, शारीरिक रोग नहीं है, इट्स विद द माइंड। तो उसके बाद जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास गए, उधर एक इतनी अच्छी चीज़ हुई, जो मेरी थेरेपिस्ट थी तान्या, उन्होंने एक बात बोली कि ठीक है जेंडर आप चेंज कर रहे हो, ट्रांजिशन आप कर रहे हो, बट उनका भी बेटा बेटी बन रहा है, उसका भी भाई बहन बन रहा है। सो ट्रांजिशन हर किसी के लिए है, हर किसी की लाइफ बदलेगी। देन ऑल ऑफ अस हैड सेशंस टुगेदर, बिकॉज जितनी चीज़ों से मैं डील कर रही थी उतनी ही मेरे माँ बाप भी डील कर रहे थे। ये हर किसी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल था। तो जब हमने फैमिली के तौर पे जब अपनी काउंसलिंग करी और साथ में मिलके बातें करी, उसके बाद से इट टुक अ पॉजिटिव टर्न। हमेशा से नाम आपको आपका एला ही रखना था? या हमेशा से एक्चुअली पहले तो मैंने सोचा था कि शायद मैं नाम चेंज ही ना करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे सिंड्रेला कितनी पसंद है, वो मेरी फेवरेट स्टोरी थी। फिर मैंने एला अपना नाम रखा, लेकिन देव मैंने मेरा मिडल नेम रखा है। तो मेरा फुल लीगल नेम इज़ एला देव वर्मा, बिकॉज एक तो आई थॉट कि इट्स अ पार्ट ऑफ मी, आई शुड कैरी इट विद मी। दूसरा, जो इतने सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज जिन पे देव वर्मा लिखा था, मेरे को लगा ये तो वेस्ट हो जाएंगे, तो आई वाज लाइक इट्स माय मिडिल नेम, दैट्स वेयर इट हैपेंड। प्यार की मैं अगर बात कहूँ, कैसे आए वंश आपकी लाइफ में? वंश वंश की स्टोरी तो मैं बहुत छुपा के रखती हूँ, बट वंश इफ़ आई टेल यू अ लिटिल बिट, वो एक सनसेट के साथ मेरे लाइफ में आए, एंड उसके बाद से एवरी डे हैज़ बिन अ प्रिटी सनसेट, दैट्स ऑल। कि मैं बहुत, इट्स अ वेरी प्राइवेट स्टोरी। कितने सालों से एक दूसरे को जानते हो आप लोग? Not very long, only 1 year. 1 year and a few months. Yeah, 1 year and a few months. ओके। क्यों आपने शुरुआत में वंश को बहुत ज़्यादा, मतलब उनको रिवील नहीं किया, उनका फेस रिवील नहीं किया, देन सडनली हम आप दोनों के ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, ये आइडिया किसका था? आई थिंक मैं नज़र से डरती हूँ तो मुझे लगा कि जब तक मैं श्योर हो जाऊँ कि चलो ये मेरे लिए ठीक है और ये चलो कुछ लॉन्ग टर्म बात है, जब तक मेरे को श्योर कि चलो हमारी फैमिलीज एंड सब अलाइंड है और लड़का भी ठीक है, तब हमने साथ में पोस्ट करना शुरू किया। एंड मेरा पोस्टिंग का स्टाइल ही ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में ही पोस्ट करती हूँ, मेरी स्टोरीज़, मेरे एक्सपीरियंसेस। तो नेचुरली रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ का एक बहुत सेंट्रल पार्ट होता है और उससे भी आप बहुत चीज़ें सीखते हो, तो आई वाज लाइक ये भी पोस्ट करते हैं क्योंकि शुरुआत में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने एक स्टोरी शेयर की हुई थी जहाँ पे वंश का चेहरा नहीं दिखाया था आपने। हाँ, वंश का बैक था Yup. ऐसा। या हाँ, ये कॉन्सेप्ट किसका था, आइडिया किसका था कि मैं नहीं रिवील होना चाहता हूँ, ये वंश चाहते थे कि मास्टरमाइंड मी। आई वाज डूइंग टीजर्स, ट्रेलर्स एंड देन लॉन्च। सी मैं अपने एक्टिंग करियर के लिए इतने टाइम से रेडी थी ना, मैं वो प्रोटोकॉल पहले ही सीख रही थी कि अच्छा पहले थोड़ा थोड़ा देते हैं ऑडियंस को एक्साइट करते हैं, फिर हम जीजू से मिलवाएंगे। ओके। इंडस्ट्री की अगर मैं बात कहूँ तो इंडस्ट्री ट्रांस के लिए, LGBTQ कम्युनिटी, एक्टर्स के लिए और जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कितनी एक्सेप्टिंग है? इजी है, मुश्किल है, या उनको मौका इजीली दे देते हैं या नहीं देते हैं? आई थिंक ये कम्युनिटी ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, LGBT लोगों के लिए उतनी ही एक्सेप्टिंग है जितनी ये एजड औरतों के लिए एक्सेप्टिंग है, जितनी ये सांवली लड़कियों के लिए एक्सेप्टिंग है। तो हर, स्पेशली अगर एक लुक सेंट्रिक जो कि एक्टिंग और मीडिया है, ऑन सम लेवल आप एक ब्यूटी स्टैंडर्ड से बाउंड होते हो, आप एक कन्वेंशनैलिटी से बाउंड होते हो, आप उन नॉर्म से बाउंड होते हो, तो कोई भी जो उनके बाहर होता है उसके लिए ये इंडस्ट्री एक्सेप्टिंग नहीं होती। अब कोई लड़का है 5 फीट, नॉट वेरी मस्कुलर, द ट्रूथ इज़ चाहे उसकी आवाज़ कितनी ही बुलंद हो, चाहे उसकी एक्टिंग कितनी ही कन्विक्टिंग हो, मे बी उसे हीरो की तरह कास्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री बहुत बाउंड है इन एक्सपेक्टेशंस और इन रूल्स से। सो इन दैट सेम वेन जो LGBT लोग भी हैं, बहुत लोगों को हमारी कहानियाँ पता नहीं है, और पता भी हैं तो वो सुनना ही नहीं चाहते। तो
एक तरीके से जब ऑडियंसेस हमारी एग्जिस्टेंस से इतना डिस्कनेक्टेड है तो नेचुरली जो कहानी बनाने वाले भी हैं उनको भी पता है कि अगर हम ऐसी कहानी बनाएंगे तो बिकेगी नहीं, लॉस किसको करवाना है। एंड ऑफ कोर्स इट्स हार्ड फॉर पीपल लाइक अस टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज विंडोज़ बहुत छोटी होती हैं। कैरेक्टर्स, अगर किरदारों की बात की जाए तो LGBT कैरेक्टर्स बहुत कम लिखे जाते हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि यार मैं बड़ी अनकन्वेंशनल कहानी बना रही हूँ, अब इसमें कास्टिंग भी मैंने अनकन्वेंशनल कर दी तो फिर तो मूवी शायद फ्लॉप ही हो जाए। तो ठीक है, मैंने किरदार LGBT लिख दिया पर मैं कोई लीडिंग लेडी या टॉप का हीरो डाल देती हूँ कि एटलीस्ट उसको देखने बहाने मेरी मूवी चल ही जाए। तो अगर LGBT रोल्स लिखे भी जा रहे हैं तो ऑफन टाइम्स उनको प्ले करने वाला कोई और होता है, प्योरली लॉजिस्टिक्स एंड बिजनेस तो क्या ये आपके हिसाब से सही है कि जब कैरेक्टर कोई और है उसको प्ले कर रहा है कोई और, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ करे आशिकी, वानी कपूर ने वहाँ पे एक ट्रांस का रोल किया हुआ था, ताली सुष्मिता सेन ने वाला कैरेक्टर किया हुआ है, आपको लगता है कि यहाँ पे मौके सिर्फ एक ट्रांस को मिलना चाहिए ना कि सिर्फ एक बड़े एक्टर को? मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन देती हूँ। एक्टिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें अगर आपको एक्टिंग आती है तो आपको रोल मिलना चाहिए, बट क्यों हम इस चीज़ पे बहुत तवज्जो देते हैं कि ट्रांसजेंडर रोल्स ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट के थ्रू किए जाएं या LGBT रोल्स LGBT आर्टिस्ट के थ्रू किया जाए? क्योंकि उसके अलावा हमारे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर जो एक स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसमें भी आप किसी और को डाल देंगे, जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने अच्छा रोल नहीं किया होगा या अच्छी एक्टिंग नहीं की होगी, बट वो एक बहुत बड़ी डिसर्विस है टू अस। समझ रहे हो आप? अगर वानी कपूर चंडीगढ़ करे आशिकी नहीं करेगी तो वो कुछ और कर ही लेगी, लेकिन अगर मैं मंगलमुखी नहीं बनती तो दूसरी मंगलमुखी कब लिखी जाएगी, यू नेवर नो। सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू थिंक। ठीक है, आप लॉजिकली सोचो कि अच्छा हाँ इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और ये कैरेक्टर में फिट हो रही है, बट जिन लोगों की कहानी मैं बता रही हूँ कोई इनकी कहानी बताता नहीं है, और अगर मैं बताने निकली हूँ इनमें से एक को चांस दिया तो दिस इज़ प्रॉब्ली द ओनली चांस दे हैव। सो दैट्स वाई LGBT कास्टिंग में यू कांट बी प्योरली बिजनेस एंड मनी माइंडेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डीपर लेयर। क्या मंगलमुखी पहला ऑडिशन था, पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए आपने ऑडिशन दिया हुआ है, या जिसके लिए सिर्फ बातें चल रही थी, या इसके पहले भी कई सारी चीज़ों पे बातें चली लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं? नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑडिशन किया है मैंने। एक चीज़ के लिए तो मैं लॉक भी हो गई थी, एंड इट्स सो फनी सर। इट वाज, लेट्स जस्ट से, इट वाज अ टीवी कमर्शियल फॉर अ वेरी पॉपुलर बेवरेज कंपनी, और उन्होंने सब लॉक कर लिया है। अगले दिन मुझे बॉम्बे जाना है और मुझे एक दिन पहले कॉल आती है एंड ही इज़ लाइक कि हाय सॉरी एक्चुअली अभी ना उन्होंने फिर से देखा और वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर लिखा था उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा लड़की लग रही है। तो ये भी एक अनदर लेयर होती है कि अगर आप ट्रांसजेंडर, हाँ, कि अगर आप ट्रांसजेंडर रोल लिख रहे हो तो वो एक हमारा जो स्टीरियोटिपिकल परसेप्शन है ट्रांसजेंडर लोगों का वो वैसे ही दिखे, लेकिन अब दुनिया का हर आदमी एक जैसा पहली लगता बार है। ऐसा हुआ था? नहीं, ये बहुत कॉमन बात है। अब मैं अगर मैंने एक लड़के का रोल लिखा है, बॉलीवुड में जब हीरो का रोल लिखा जाता है तो क्या हर लड़का 6 फुट का बॉडी बना के मस्कुलर माचो भारी आवाज़ वाला लड़का होता है? नहीं ना, लड़के हर तरीके के होते हैं, हर स्किन कलर, हर हाइट, हर बैकग्राउंड, हर टोन ऑफ वॉइस। लड़कियां भी इतनी तरीके की होती हैं, तो ट्रांसजेंडर लोग भी हर तरीके के होते हैं, लेकिन इनको फिल्म में चाहिए वो टिपिकल थोड़ा सा मैस्कुलिन लुकिंग प्रेजेंटेशन, जो कि ठीक है, हमारे लोग हैं, उस टाइप के भी लोग हैं और हमारे जैसे भी लोग हैं, बट ये टाइप कास्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है कि जो ट्रांसजेंडर है वो ट्रांसजेंडर लगे। ओके, फिर क्या होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं आप इस बात पे जब आप तक ये वाली बात पहुंचती है कि यार कि ये बहुत ज़्यादा लड़की लग रही है? फ्रस्ट्रेटिंग ना, बिकॉज देन हाउ डू यू विन? बिकॉज जो बहुत ज़्यादा लड़की नहीं लगते हैं, एक चीज़ होती है पासिंग प्रिविलेज, कितना आप जिस जेंडर को आप आइडेंटिफाई करते हैं उसमें पास कर सकते हैं। मतलब अगर आप अंदर से एक औरत हैं तो आप बाहर से कितनी ज़्यादा औरत हैं, जो जितनी ज़्यादा औरत लगेगी उसके लिए जीना उतना ईजी होगा। क्योंकि अगर मैं सड़क पर निकल रही हूँ तो लोग बस ये सोचेंगे हाँ ठीक है लड़की जा रही है, कोई मुड़ के दोबारा नहीं देखेगा। लेकिन अगर मैं सड़क पे जा रही हूँ और मे बी मेरे कपड़े औरतों वाले हैं बट मेरा शरीर काफ़ी मैस्कुलिन है, तो वो एक चीज़ है जो लोग मुड़ के देखते हैं। उन लोगों के लिए लाइफ मुश्किल होती है जो पास नहीं कर पाते या जो कन्वेंशनली अट्रैक्टिव नहीं होते। अब तक कितने ऑडिशंस आपने दे दिए हैं? अगर
गिनतियों की अगर मैं बात कहूँ तो वी आर सिटिंग इन बॉम्बे और हम बहुत बार मैं बॉम्बे आ चुकी हूँ. आई कांट टेल यू. आई थिंक अभी मैं बैठूंगी तो आई वोंट नो हाउ मेनी आई हैव गिवन, हाउ मेनी आई हैव बीन रिजेक्टेड. ये तो किसी को भी नहीं पता होगा. नहीं, फिर भी अगर आपके अंदाजन अगर इतने ऑडिशंस तो अब तक मैंने दे दिए हैं. Okay, ad wala. There was that movie, and then there was that movie. Then there was a short film. Then Mangalmukhi I did. I think 12 to 15. Not a lot. 12 to 15 only. और इसमें से रिजेक्शन वाले कितने थे? This is my first project. आप बताइए. ओके, कभी कास्टिंग काउच वाले लोग मिले आपको? नहीं कभी? नहीं. जो इंडस्ट्री में एक फेवर रिटर्न वाली बात करते हैं, जो कहते हैं यार कि अगर आपको ये रोल चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको इनसे मिलना पड़ेगा, इसके बदले में आपको हमारे लिए ये करना पड़ेगा. आई डोंट नो. मेरे साथ कभी ऐसा, क्योंकि मोस्टली मेरे ऑडिशन सेल्फ शॉट होते हैं. मैं दिल्ली में बैठी होती हूँ तो मैं काउच तक पहुँचती भी नहीं हूँ. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी सैड थिंग दैट इट हैपेंस टू पीपल, बट आई हैव बीन वेरी लकी इन दैट सेंस. मेरे साथ तो नहीं हुआ अभी है. तक आज तक ऐसा कोई नहीं टकरा है. नहीं. एंड आई फील सो बैड फॉर पीपल जिनके साथ होता है. आई डोंट थिंक कोई भी ये डिजर्व करता है. ओके, सोशल मीडिया की अगर मैं हेट की अगर मैं बात कहूँ तो कितना फ़र्क पड़ता है? एला को बुरा लगता है, नहीं लगता है, या सोशल मीडिया की बातें सिर्फ सोशल मीडिया पे है, जिस तरह से आपने बताया कि यार कि मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ. कभी ये कमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा चुभे हों या बुरे लगे हों? आई थिंक कमेंट की वजह से बुरे नहीं लगते. कमेंट इस वजह से बुरे लगते हैं कि आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा है. तो जब जैसे अभी रिसेंटली आई गेन्ड अ लिटिल बिट ऑफ वेट, तो उसको लेके मैं इनसिक्योर थी. तो जब उस पर किसी ने पॉइंट किया तो मेरे को बुरा. बट वही है कि जब आप पर्सनली किसी चीज़ के बारे में इनसिक्योर होते हो और तब कोई पॉइंट आउट कर दे तब वो आपको बुरा लगता है. बट अदरवाइज जैसे अभी मैं आपको बैठ के बोलूँ कि आपके ब्लू बाल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. करेक्ट है. आई एम बीइंग हेटफुल, बट आपको पता है आपके बाल ब्लू नहीं है तो आप बुरा क्यों मानोगे? तो इफ़ समवन इज़ कॉलिंग मी अ नेम और मुझे पता है कि मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मैं उससे बहुत बेटर हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लगता. बट अगर करंटली मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया तब आई गेट अ लिटिल सेंसिटिव. बट देन महीने के एंड में जब वो चेक आता है तब मैं सब भूल जाती हूँ. क्या कमेंट्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपको? कमेंट्स की अगर मैं बात कहूँ तो फ़नी भी होते हैं कि बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत फ़नी वीडियो थी. आजकल मैं थोड़ा कॉमेडी वाला कंटेंट बना रही हूँ तो लोग हंस रहे हैं, बहुत हंसा रही हूँ मैं लोगों को कमेंट्स में. और जब कोई नेगेटिव कमेंट करता है तब गुस्सा आता है? नहीं. सो नेगेटिव कमेंट जब कोई करता है तो मुझे लगता है कि ये इंसान थोड़ा वैसे टाइप का है. तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं उनका एक रिप्लाई कर देती हूँ ताकि उनको थोड़ी सी मिर्ची लगे. फिर वो गुस्से में 10 और रिप्लाईज कर देते हैं. फिर 10 लोग आते हैं मुझे डिफेंड करने वाले, और ऐसे करते करते इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं कि मैं वायरल हो जाती हूँ. तो मैं तो बस वो चिंगारी देख के आग लगाने में से हूँ और फिर मेरी वीडियो वायरल हो जाती है. कई सारे लोगों का यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं कि एला क्यों सिर्फ एक ही बंदे को फॉलो करती है और किसी को फॉलो नहीं करती है वो? क्योंकि मैं प्यार भी सिर्फ उसी से करती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ उसी को फॉलो करती हूँ. मैंने रियलाइज़ करा कि जब हम लोगों को फॉलो करते हैं ना, जब भी आपने बोला दोस्ती, लेकिन दोस्ती फॉलो करना नहीं होती. और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है मेरे लिए पर्सनली कि मैं लोगों से मतलब कनेक्शन छूट चुकी थी. हमें लगता है कि हमने किसी की स्टोरी देख ली तो हमें उनका हाल चाल पता है, लेकिन अपनी लाइफ की एक्चुअल स्ट्रगल्स कोई स्टोरी पे फिल्टर लगा के नहीं डालता है. जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, एला को अब दोस्ती पे भरोसा रहा नहीं है? नहीं. मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैं कॉल करती हूँ, जिन्हें मैं फॉलो नहीं करती हूँ, जिनकी मैं स्टोरीज नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं उनसे कॉल करके अच्छे से बात करती हूँ. मैं उनके साथ लंचेस पे, डिनर्स पे जाती हूँ. तो आई थिंक मेरी डेफिनेशन ऑफ दोस्ती हैज़ चेंज फ्रॉम फॉलोइंग टू फॉलोइंग अप. ओके, सो ये भी सोचा हुआ है आपने कि मुझे सिर्फ एक ही बंदे को फॉलो करना है सोशल मीडिया पे और किसी को फॉलो नहीं करना है? मुझे बहुत मज़ा आता है उसी एक ही बंदे को देखते रहने में. वेरी वेरी नाइस टू लुक एट. शो की अगर मैं बात कहूँ, जो आपका प्रोजेक्ट आया है वो प्रोजेक्ट में बार बार एक पुलिस ऑफिसर जो है वो खुद को प्रूव कर रही है. कितना रिलेट करती हैं आप उस कैरेक्टर से, अगर एला की अगर मैं बात कहूँ तो? बहुत कम और बहुत ज़्यादा. अगेन मेरी लाइफ में इतनी डुअलिटी है ना. जब ये कैरेक्टर मेरे पास आया था मैं एक सेकंड को डर ही गई थी, बिकॉज उसका लाइफस्टाइल, उसका बैकग्राउंड मेरे पर्सनल लाइफ से बहुत अलग है. यू नो, दिल्ली गर्ल और एक वैसी लाइफ वर्सेस बनारस की है मंगलमुखी, उसके वाराणसी की है मंगलमुखी. उसका एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड है. उसका लाइन ऑफ वर्क बीइंग अ पुलिस पर्सन एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज़ वेरी डिफरेंट. तो उस वे में मुझे लग रहा था कि मैं कैसे पोर्ट्रे करूँ. इवन अभी मेरा पहनावा आप देखो, एंड देन एकदम से वर्दी पहना, उससे भी मैं बहुत डरी थी, क्योंकि मैं इन रियल लाइफ आई डोंट वेयर ट्राउजर्स ओनली, सिर्फ ड्रेसेस एंड स्कर्ट्स एंड साड़ीज़. तो वो विजुअली भी बहुत अलग था.
बट जब मैंने थोड़ा टाइम लिया और जो हमारी राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं प्रिया मैम, उन्होंने भी बहुत सारे हमने डिस्कशंस करे, उन्होंने भी मुझे बहुत काम फील करवाया. एंड आई रियलाइज एट द एंड ऑफ द डे हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी कहानियाँ अलग हो सकती हैं, बट हमारी फाइट सेम थी. एंड वो कॉमनैलिटी लेके आई थिंक आई फेल्ट कनेक्टेड टू द कैरेक्टर. ओके, रियलिटी शो की अगर मैं बात कहूँ तो रियलिटी शो पे कितना भरोसा है लगा, भरोसा करती हैं वो, कभी मौका मिला तो करना चाहेंगी या सिर्फ एक्टिंग पे ही वो ध्यान देना चाहेंगी? रियलिटी में करूँगी लेकिन थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं. अभी मैं एक्टिंग पे ध्यान देना चाहूँगी. ऑफर आए हुए हैं रियलिटी शोज के? हाँ, every year, you know, they come, they are nice, they're sweet people, we are friends, and they are so sweet, and I really appreciate it. Everyone who messages me every year for every new season, I am so grateful for you. It's just मेरा time अभी नहीं आया. What's your take on Big Boss? My take on Big Boss, my mom loves it. It's funny, it's fun sometimes, it's not fun sometimes. I'm not a very avid watcher. Okay. Yeah, but I feel like I'm a Big Boss personality type, है ना? I feel like people will like me, sure. क्या एडवाइस आपको इन दिनों मिल रही है जो आपके हिसाब से जो लोग आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यही एडवाइस आपको दे दे के जा रहे हैं, वो क्या है इस मोमेंट पे? Nothing. So acting का when I was on the set, I think we don't realize जो मेकिंग होती है ना एक्टिंग वाले शोज़ की, इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब मुझे तो लगा था बस एक्टिंग करनी होती है, लाइन याद करनी होती है, बट एक्चुअली व्हेन आई वेंट टू शूट तो वो ऐसे कैसे बताऊँ, फिल्म सिटी एंड अलग अलग पहाड़ों में इतने ऐसे ऐसे रस्तों के बीच में सेट होते हैं. इट्स ऑल्सो वेरी फिजिकली चैलेंजिंग. आई डेंट नो, मेरे को तो लगा बस ऐसे मेकअप करवा के लाइन बोलनी होती है. तो मैं तो इतना थक गई. एंड आई रियली रियलाइज हाउ फिट आई नीड टू बी एंड हाउ मच आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई स्लीप एंड ईटिंग एंड एवरीथिंग. एंड एक्टिंग में आई वॉन्ट टू डू लाइक मोर कोर्सेज, क्योंकि ये थोड़ा वी डिडंट गेट एज मच टाइम टू प्रिपेयर. तो जो मेरे कोच थे, वी डिड लाइक अ फ्यू क्लासेस, बट आई वुड लव टू डू मोर वर्कशॉप्स एंड गेट बेटर एट इट एंड डू मोर स्टफ इन द फ्यूचर. सो माई थिंग राइट नाउ, एंड एवरीवन हैज़ बीन टेलिंग मी ऑल्सो, इज की लाइक learn, because you will never regret learning a skill. So I want to learn to dance, I want to learn to act, I want to learn to be fit and be more active. So I think the one thing that everyone has been advising me is learning, और मैं वही करना चाहती हूँ. और किस तरह का कंटेंट हमें देखने को मिलेगा अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? फिलहाल तो अभी इसके BTS अभी ये करके हम एक सेल्फी डालेंगे कि ओ शूट रैप्ड अप गाइस. और उसके अलावा आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट मदर्स डे की स्पेशल चीज़ें होंगी. माई मॉम इज़ ऑल्सो, आई लाइक टू कॉल हर अ नेपो मॉमी, बिकॉज अब उनको भी मैंने इन्फ्लुएंसर बना दिया. सो लॉट्स ऑफ स्टफ अबाउट आवर फैमिली, बिकॉज आई फील लाइक जो बहुत लोग हैं उनको लगता है कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती होगी, या LGBT लोग एक फैमिली यूनिट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट हमारा डायनामिक इतना कूल है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम एक्साइटेड टू शेयर विद द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच एला, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच. यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे, बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन थी. थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड इसी तरह से आप काम करते रहो और हम सबको बहुत प्राउड फील कराते रहो, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ वापस आएं. यस, फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू सो मच.